वेलकम बच्चों। आज हम अब डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि कोई एलिमेंट अगर आपको दिया है विद एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। तो नेक्स्ट इज द प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, block and group of an element in the periodic table. तो पीरियोडिक टेबल में हमें अगर प्रिडिक्ट करना है कि कहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं पीरियड को। पीरियड यानी हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज। तो पीरियड को कैसे हम देखेंगे, तो पीरियड देखना बहुत ही आसान है। सो पीरियड ऑफ द एलिमेंट is the highest value of n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टोटल नंबर ऑफ शेल। इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे आपको पीरियड पता चल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें कि हमारे पास है हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो हाईएस्ट वैल्यू आई हमारे पास 1, तो पीरियड हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ शेल भी कितनी है 1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड इज 1। अब जैसे अगर हमारे पास मान लो कैल्शियम होता, कैल्शियम इज 20 एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। so the highest value of the principal quantum number is 4, ये रही 4, n वैल्यू 4, पीरियड 4। अब यहाँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितनी शेल हो गई KLMN, यानी टोटल शेल हो गई हमारे पास 4। तो पीरियड 4 कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लें, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो अब आपको यहाँ देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 3 नहीं, हाईएस्ट वैल्यू 4 है। तो n इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर पीरियड शुड बी 4। और कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 और थर्ड शेल में 8 + 5 13 एंड देन 1। तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी आई 4, पीरियड 4। इस तरीके से आप पीरियड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट। अब इसमें यहां एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूर याद रखने हैं। पैलेडियम बिलोंग टू 5th पीरियड, 5th पीरियड से बिलोंग करता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें
तो K 4d10 5s0 होता है। तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर तो 4 आ रही है, लेकिन इसको रखा गया है किसमें? फिफ्थ पीरियड में, निकल के नीचे, राइट। फिफ्थ पीरियड में इसको प्लेस किया गया है। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे इस रूल का, हमारे इस रूल का ये एक एक्सेप्शन है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ब्लॉक। ब्लॉक भी पहचानना बहुत आसान है। ब्लॉक है हमारे पास द सब शेल या ऑर्बिटल in which the last electron enters। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कैसे निकालेंगे हम? एनर्जी के बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर। तो एनर्जी जिस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होगी उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। जैसे अगर हमने कैल्शियम लिया 20 एटॉमिक नंबर, कर चुके हैं ऑलरेडी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइज यहां जा रहा है। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। तो ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। जैसे आपने लिया कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो आपको देखना है कि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, और अगर 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है तो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे पैलेडियम था, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d10 में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम ले फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो एनर्जी वाइज लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए, यानी ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से हम पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट निकाल सकते हैं। नेचुरली एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट लिखना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-2 f ऑर्बिटल या f सबशेल। ये किससे बिलोंग करेगा? f ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो हमने दो प्रेडिक्शन कर लिए, पीरियड एंड ब्लॉक। अब हमारे पास आता है ग्रुप। ग्रुप को जानने के लिए आपको ब्लॉक जानना जरूरी है। Group is decided from the block of element। ग्रुप किससे डिसाइड होगा? ब्लॉक से डिसाइड होगा। अगर हमारे पास एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो ग्रुप उसका होगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल से करेंगे। पी ब्लॉक है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस
n-1d and ns सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। और f ब्लॉक फिक्स्ड है, ऑल द f ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं आपको, क्योंकि f ब्लॉक को हम थर्ड ग्रुप से निकालकर बाहर रखते हैं, चाहे f ब्लॉक 4f हो या 5f हो। तो ये फिक्स हो गया, हमें ये देखना है, ये समझना है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लिया इस बार हमने पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो पहले देखें इसका ब्लॉक क्या है। ब्लॉक है s, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। अगर s ब्लॉक है तो अब ग्रुप देखते हैं। ग्रुप था s ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबशेल। लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक, तो इसका ग्रुप बन गया 1। इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 8, 1s2 2s2 2p4, p ब्लॉक हो गया। अब p ब्लॉक के लिए क्या करना है आपको? p ब्लॉक के लिए आपको 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंशियल ये है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होगा, तो 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 6 16। इसका ग्रुप क्या नंबर हो गया? 16 ग्रुप हो गया। नियॉन ले लेते हैं। नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6, 2 and 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये p ब्लॉक में हम डाल देंगे और ब्लॉक हो गया p। तो ग्रुप नंबर देखना है। ग्रुप नंबर हो गया 8 + 10 = 18। ये हमारे पास बन जाएगा बेटा। अगर कोई d ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे हम एग्जांपल लें इस बार आयरन 26 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब अगर हमें d ब्लॉक को देखना है, d ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो ग्रुप नंबर कैसे बताना था? ग्रुप नंबर बताना था आपको ns के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन का एल्जेब्रिक सम, दैट्स इट। तो ns इलेक्ट्रॉन है 2, n-1d में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन यानी 8, तो nth हो गया हमारे पास लास्ट शेल, और n-1 हो गया हमारे पास थर्ड शेल। थर्ड शेल का भी कौन सा पार्ट लेना है? सिर्फ आपको n-1d लेना है और नहीं, जैसे n-1 तो ये भी है, n-1 ये भी है, लेकिन ना ये लेना है, ये लेना है। तो n-1d में कितने हैं, यानी 3d में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल में कितने हैं? 2, तो अलजेब्रिक सम आया 8। और पीरियडिक टेबल हम ऐसे बनाते हैं, इसमें से हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, ये सेकंड ग्रुप हो जाता है, और ये थर्ड। यहीं से निकालते हैं हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज को। इसीलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर फिक्स रहेगा 3। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप को। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको
ज़्यादा एटॉमिक नंबर आ जाता है। जैसे मान लो आपको आया कि 113 का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है, या तो इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नहीं तो हम जानते हैं अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ होता है हाइड्रोजन और यहाँ होता है हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हो गया। इस तरीके से तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड UuO। तो अब हमारे पास मैजिक नंबर का इस्तेमाल करना है। यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 18 एटॉमिक नंबर, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 हो गया, जेनॉन का हो गया 54, रेडॉन हो गया हमारे पास 86 और ये हो गया 118। दैट इज 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो नेचुरली हमारा इससे पहले पड़ेगा 117, यहाँ पड़ेगा 116, फिर पड़ेगा 115, फिर पड़ेगा 114 और फिर पड़ेगा 113, ऐसे। दैट रिफ्लेक्ट कि अगर ये हमारे पास 18th का है तो ये होगा 17th, ये हो गया 16th, ये हो गया 15th, ये हो गया 14th और ये हो गया 13th। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या 113 माइनस 32 कर लो पहले, तो 113 माइनस 32 अब आएगा 81, फिर माइनस कर सकते हैं हम इसमें से 32 तो 49 हो जाएगा, फिर माइनस कर सकते हैं 18 31 आ गया, और 31 पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं कि ये कौन होगा, गैलियम, यानी ये गैलियम ग्रुप का एलिमेंट है, और गैलियम हम जानते हैं कहाँ से है, 13th ग्रुप से है, और नहीं तो 31 में से आप फिर से 18 माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 13 एटॉमिक नंबर, वो एल्यूमिनियम का है। तो इस तरीके से भी आप माइनस कर सकते हो, माइनस करके ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपको एक नोन एलिमेंट मिलने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जैसा आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास होती हैं जैसे एटॉमिक या आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को समझने के लिए हमें उससे पहले पढ़ना पड़ेगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि ये बार बार आएगा। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Z इफ़ेक्टिव बोलते हैं। अब ये है क्या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? देखिए, अगर हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस हमारे पास किसी भी एलिमेंट का है, लाइक एज नाइट्रोजन का है,
तो नाइट्रोजन होता है 7n14, इसका मतलब इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ये तो बेसिक सी बात है, हम जानते हैं। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें शेल के हिसाब से, तो हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर होगा 2s2 एंड 2p3, ये 1s2 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s में भी होंगे और p में भी होंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। और ये रहा न्यूक्लियस जिस पर 7 पॉजिटिव चार्ज है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या बना? देखो, ये जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन होगा। तो हमारे हिसाब से कितना पॉजिटिव चार्ज है जो अट्रैक्ट कर रहा है? 7 पॉजिटिव चार्ज है जो अट्रैक्ट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन अब अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये। यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, 2s, 2p में और 2s में। अब इफ़ेक्टिवली अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल दे रहे हैं, रिपल्शन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपल्शन दे रहे हैं। तो 2 फोर्सेस लगने लगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, इन पर, अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड रिपल्शन ड्यू टू इनर एंड इटसेल्फ शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने ही शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहे हैं, अपने ही ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहे हैं, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहे हैं। अगर इससे अंदर कोई शेल होती तो वो भी रिपल्शन देते और अट्रैक्शन भी दे रहे हैं। मतलब क्या बाहर वाले इस इलेक्ट्रॉन को इफ़ेक्टिवली +7 पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन मिल रहा है? नो, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन भी है। तो एग्जैक्टली लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है, कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव निकालने के लिए हमें चाहिए Z यानी न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट आता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम रिपल्शन के मैग्नीट्यूड को अट्रैक्शन में से माइनस करें, रिपल्शन को अट्रैक्शन में से माइनस करें, तो हमें इफेक्टिव अट्रैक्शन मिलेगा। इसको बोलते हैं Z इफेक्टिव। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस था और बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे 4s या 4p, ये किसी में ये एग्जाम्पल में हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो एज सच ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कुछ स्क्रीन हो रहे हैं। स्क्रीन मतलब एक शील्ड, एक कर्टेन, एक पर्दा लगा दिया गया है बीच में, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा है? रिपल्शन दे रहा है। इसी की मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीन कर दिया, रिपल्शन दे दिया, जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर रिपल्शन अट्रैक्शन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से पूरा नहीं मिलता। तो उसी को हम बोलते हैं Z इफेक्टिव। अब इसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है सिग्मा की। तो सिग्मा कैलकुलेशन कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन या उसी के शेल के इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन दे रहे हैं, और ये कैलकुलेशन हम करते हैं किससे? स्लैटर रूल से। किससे करते हैं हम? स्लैटर रूल से। सिग्मा कैलकुलेशन यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं।
रूल पॉइंट नंबर 1, हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ द गिवन एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, जो स्क्रीनिंग है, शील्डिंग है अट्रैक्शन की, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, ना कि राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन देंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन are not shielding. Therefore, nothing contribution in sigma। क्या मतलब बना इस बात का? जैसे ये न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल एंड सो ऑन। और हमें मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन का अंदर के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन निकालना, और बाहर भी मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन है। हम कैलकुलेट सिग्मा इसके लिए करना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन यहाँ है, तो रिपल्शन भी सिर्फ इसका कैलकुलेट होगा। इनका क्या रिपल्शन है, इसके साथ इसमें नो कंट्रीब्यूशन टू सिग्मा। या तो अपने शेल को काउंट करेंगे या इनर शेल को काउंट करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को काउंट करेंगे। राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अगर कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगा। उसका रीज़न साफ साफ है, क्योंकि हम अट्रैक्शन यहाँ देख रहे हैं, तो रिपल्शन भी हम यहीं देखेंगे। इधर के रिपल्शन का स्क्रीनिंग में कोई रोल नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास NS या NP ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, तो दे कंट्रीब्यूट .35 each to the screening constant। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, लिथियम, लिथियम हो गया 3 एटॉमिक नंबर, 2 है 1 है। हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, राइट। तो अब हम ये शील्डिंग निकालेंगे, राइट। लेकिन ये शील्डिंग n-1 की होगी, ये है NS, और इसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन और नहीं है, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू होगी 0, क्योंकि लिखा है NS और NP इलेक्ट्रॉन दे कंट्रीब्यूट 0.35 ईच टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरिलियम, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 2 and 2, ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल हो गई और ये सेकंड शेल हो गई। यहाँ होगा 2s2 और यहाँ होगा 1s2। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, ऐसे। अब हम इस इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इसी एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन के साथ निकालेंगे। तो अपनी ही शेल का इलेक्ट्रॉन अगर है, अपनी ही शेल का इलेक्ट्रॉन है NS और NP ऑर्बिटल को लेकर, तो ये NS हो गया
तो इसका कंट्रीब्यूशन आप 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे? 1, तो वैल्यू कितनी हो गई? 0.35 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अपने ही शेल में। अब एक और एग्जांपल लें, मान लो हमने लिया बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो 1s में हैं, और यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, राइट। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, अपनी ही शेल के साथ रिपल्शन है, इनके साथ। तो अपनी ही शेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो कितनी वैल्यू हो गई? 0.7 हो गई सिग्मा को लेकर। तो अपनी ही शेल के इलेक्ट्रॉन का अगर आपने रिपल्शन निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो वो आएगा सिग्मा, जिसकी वैल्यू होगी 0.35 अपनी ही शेल में। और अपनी ही शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिग्मा में कंट्रीब्यूशन 0। 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा में कंट्रीब्यूशन 0.35 इंटू दिस 0.35 इंटू 1। और ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग निकालना है हमें, तो अपनी ही शेल के इलेक्ट्रॉन से निकालना होगा। अपनी ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 इंटू 2। इस तरीके से सिग्मा में कंट्रीब्यूशन चलता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्लेटर्स रूल में डिस्कस करते हैं आपसे आगे के पॉइंट्स। देखिए, अगर हमारे पास कोई nth शेल का, जैसा हम बता चुके हैं, s या p ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35 इन सिग्मा। अगर कोई n-1 शेल के या सब शेल के, n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, spdf, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। और n-2 शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 1। लेकिन किन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, 0.85 और 1? फॉर आउटर मोस्ट s एंड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने डिस्कस भी किया है, हमारे पास है मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, 2-8-18, 8 and 1, 2-8-18-18 एंड 8-1। अब ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये ns में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इससे अंदर n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे अंदर n-1 में 8 हैं और n-2 में 2 हैं। n-1 8 और n-2 ऑनवर्ड, उससे अंदर जितने भी हैं, ये n-1, ये अंदर जितने भी हैं, ये n-1 और इससे अंदर जितने भी हैं। तो अगर हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में है, तो n-1 का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, n-2 का कंट्रीब्यूशन होगा 1, या अगर लोअर शेल हो तो भी उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही काउंट होगा सिग्मा में। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें सिग्मा को लेकर, तो यहाँ होगा 2 × 0.85,
जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.7। यहाँ अगर हम देखें तो 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ अगर हम देखें इसकी वैल्यू आती है 8.8। यहाँ अगर हम देखें तो n-1 में है 8 इंटू 0.85 प्लस, अब n-2 ऑनवर्ड उससे भी लोअर अगर कोई है तो सबको एक साथ गिनना है, यानी 10 इंटू 1, ये आता है 16.8। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए n-1 में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 0.85 प्लस, अब अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 28, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1, जिसकी वैल्यू है 34.8। और यहाँ अगर हम देखें तो 8 इंटू 0.85 प्लस 46 इंटू 1, जिसकी वैल्यू आती है 52.8। ये सभी के सभी सिग्मा वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम देखें सिग्मा वैल्यूज़ को तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अगला एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 2, और इस बार हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये कन्फिग्रेशन होगा 2-1, ये कन्फिग्रेशन होगा 2-2, ये कन्फिग्रेशन होगा 2-3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8। मीनिंग ये कि यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर देखें, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा की वैल्यू आती है 1.7, राइट। अब यहाँ देखें तो ये हो गया 1s2 एंड 2s2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया n-1, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये nth हो गया, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है, तो अपनी ही शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35, n-1 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85। तो बेरिलियम के केस में सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आती है हमारे पास 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2, टोटल वैल्यू 2.05, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम बोरोन का निकालें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो ये शेल एक ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो अपनी ही शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अपनी ही शेल का कंट्रीब्यूशन होगा इसका 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, वैल्यू आएगी इसकी 2.4। अब अगर हम कार्बन में निकालते हैं तो कार्बन का आएगा 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, यानी 3 के लिए निकालना होगा, तो 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.75। यहाँ चलें तो 4 इंटू 0.35 अपने ही शेल के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू 0.85, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3.10। यहाँ चलें तो 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, और अब वैल्यू आएगी 3.45। इसके लिए निकालें तो 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, अभी वैल्यू आएगी इसकी 3.80, और यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85,
अभी वैल्यू हो जाएगी 4.15। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा में। लेकिन अगर आपके पास कोई d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हो फॉर Nd एंड Nf इलेक्ट्रॉन, तो इतना तो श्योर है कि जो लाइंग लेफ्ट है उन्हीं का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा, उन्हीं का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा। तो इन इट्स ओन शेल, अपनी शेल में कंट्रीब्यूशन पहले की तरह 0.35 होगा, लेकिन n-1 और बिलो कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा का 1.0 अगर हम Nd या Nf के लिए निकालते हैं। लेकिन अगर यही हम Ns या Np के लिए निकालते तो n-1 का कंट्रीब्यूशन था 0.85 और n-2 ऑनवर्ड का कंट्रीब्यूशन था 1। तो ये एक डिफरेंस है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर जिंक का कंट्रीब्यूशन है, अगर हमें कन्फिग्रेशन निकालना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो यहाँ हम दोनों ही केस करते हैं। फर्स्ट केस में हम 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, यानी इस बार हम s ऑर्बिटल के लिए निकाल रहे हैं। तो पुराने रूल चलेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आपके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 0.85, ये सारा का सारा मिलाकर n-1 हो गया, और ये हो गया n-2 और ये बिलो हो गया, यानी ये सब एक साथ आएंगे। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 10 इंटू 1, तो टोटल वैल्यू आई इसकी 25.65। लेकिन अगर आप 3D के लिए निकालेंगे 3D में, तो 3D ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे आगे है आपके पास 4s, और आपको यहाँ 3D के लिए निकालना है। तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगा, राइट हैंड साइड वाले का किसी केस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमने एनसर्किल किया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 9, और 3D से पहले हैं हमारे पास 2s 2p 1s 2। तो अपनी ही शेल के इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास यहाँ पर 3s2 3p6 एंड 3d10। अब 10 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना है आपको, यानी यहाँ बचे आपके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। थ्री डी में कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे पास 0.35 इंटू 9 प्लस, अब बाकी सारे जितने भी काउंट होंगे वो सिग्मा में 1 का कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आएंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो लाइंग लेफ्ट इन इट्स ओन शेल, उसका तो है 0.35 ये, और n-1 बिलो या ns प्लस np भी ले लें तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है 1। तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं हमारे पास, बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ 8 और यहाँ 10 यानी 18। तो 18 इंटू 1 टोटल वैल्यू हो गई 21.15। तो अगर आपको S के लिए निकालना है तो पुराने रूल, और अगर D या F के लिए निकालना है तो अलग रूल। तो इस तरीके से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हर जगह कैलकुलेट हो जाती है, सिग्मा की वैल्यू। और अगर अब हम
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके लिए Z इफेक्टिव निकालें तो सिग्मा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.7, 2.05, 2.4, 2.75, 3.1, इसकी थी 3.45, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 3.8 और इसकी वैल्यू थी 4.15। अब Z इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम निकालें या Z स्टार की वैल्यू तो Z माइनस सिग्मा होगी। तो अगर हम पहला केस लें तो ये होगा 3 माइनस 1.7, यानी वैल्यू कितनी आएगी 1.3 लिथियम के लिए। इसी तरीके से बेरिलियम के लिए निकालें तो बेरिलियम के लिए Z हो गया हमारे पास 4 माइनस 2.05, तो वैल्यू हो गई 1.95। तो सेम बोरोन के लिए वैल्यू 2.6, कार्बन के लिए 3.25, नाइट्रोजन के लिए 3.9, ऑक्सीजन के लिए 4.55, फ्लोरीन के लिए वैल्यू 5.2 और नियॉन के लिए वैल्यू 5.85 होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, वो वैल्यू थी हमारे पास 1.7। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर थी 8.8, यहाँ वैल्यू थी हमारे पास 16.8, यहाँ वैल्यू थी 34.8 और यहाँ वैल्यू थी 52.8। अब Z इफेक्टिव निकालते हैं अगर हम तो Z माइनस सिग्मा, तो ये हो गया 3 माइनस 1.7 दैट इज़ 1.3। यहाँ वैल्यू निकालेंगे Z इफेक्टिव की तो ये आएगा 11 माइनस 8.8, यानी वैल्यू हो जाएगी 2.2। यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 19 माइनस 16.8, तो वैल्यू 2.2। यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो हम सिग्मा की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ भी 2.2 और यहाँ भी 2.2। तो देख सकते हैं कि Z इफेक्टिव टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो अगर हम मूव करते हैं न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की तरफ, ऐसे यहाँ से यहाँ, तो इतने डिस्टेंस को ही हमें कहना चाहिए कि ये हमने रेडियस ऑफ एटम निकाल ली। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देता है और वो कहता है कि एटम के चारों तरफ कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो कोई फिक्स बाउंड्री ना होने की वजह से हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भी आ सकता है। सो प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, एटम डज नॉट हैव well defined
बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है वेल डिफाइंड। दूसरा, एटॉमिक रेडियस के लिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए स्टडी करने के लिए। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम को ऑब्टेन करना हर केस में पॉसिबल नहीं है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब हो गया कि हमारा जो एटम है किसी भी दूसरे एटम, सिमिलर या डिसिमिलर एटम के साथ किसी भी तरह के अट्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। आइसोलेटेड फॉर्म में लाने का मतलब है ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास मान लो टंगस्टन है, सॉलिड है, अब इससे आइसोलेटेड गैसियस एटम निकालने का मतलब है पहले आप हीट करके इसको गैस बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे। पहले आप इसको हीट करके लिक्विड बनाएंगे और फिर हीट करके गैसियस एटम बनाएंगे। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 2000 डिग्री सेल्सियस और मोर, तो इतने टेम्परेचर पर हीट करना है और तब भी ये लिक्विड बनेगा और फिर इसको वेपराइज करना है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर किसी भी एटम को आइसोलेट करना, हर एटम को आइसोलेट करना आसान नहीं है। तो फिर क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने एक नए तरह का रूल निकाला रेडियस कैलकुलेशन का। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी एटम जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है, जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है, वो किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्डेड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्डेड हो सकता है, और कुछ केसेस में वो आइसोलेटेड गैसियस एटम भी हो सकता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम भी हो सकता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो जो जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसकी उसी फॉर्म में रेडियस निकाल लो। अब वो कैसे निकालना है, तो इसके लिए एक जनरल रूल दिया, जनरल कंसेप्ट दिया। अगर हमारे पास कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, जैसे हाइड्रोजन H और H है, जैसे फ्लोरीन F और F है, जैसे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O है, तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सिमिलर एटम होने चाहिए, डिसिमिलर नहीं। तो इनके लिए हम निकालेंगे कोवेलेंट रेडियस। इनके लिए हम क्या निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो अब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। अब कोवेलेंट रेडियस बनाने के लिए या कैलकुलेशन के लिए हमें इतना पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ, यानी ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी ऐसे, जो आपने 9th-10th में पढ़ लिया है इतना पॉइंट तो। और इस कॉमन प्लेस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया सिग्मा बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये इसी फॉर्म में अवेलेबल है, इसी फॉर्म में रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इनके बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है। मतलब दिस वैल्यू इज d ऑफ H इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो DHH इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और एक बार आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मिल गया, ये, तो इसका हमने कर देना है हाफ, यानी ऐसे। तो अब ये वैल्यू आपको रेडियस ऑफ H बताएगा, विच मस्ट बी DHH/2, ऐसे आएगा। तो अगर अब हम यहाँ एक जनरलाइज्ड फॉर्म ले लें कि हमारे पास कोई A एटम है और दूसरा भी A एटम है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उनके वैलेंस शेल दिखा रहे हैं हम ऐसे, ये उनका न्यूक्लियस, ये उनका न्यूक्लियस।
तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आसानी से मेज़र हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डी ए ए, ये हो गया। और अगर अब हम रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, ये हो गई डी आर ए, जिसको हम नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस। तो ये मॉलिक्यूल हैं या ये एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो हम इसी फॉर्म में निकालेंगे। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल ले हाइड्रोजन का, ऐसे ओवरलैपिंग हुई है, राइट। अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं यहाँ की, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आएगी हमारे पास डी एच एच, ये हो गई डी एच एच, जिसकी वैल्यू आती है लगभग 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ एच इज इक्वल्स टू डी एच एच बाई 2, मीनिंग 0.74/2, आंसर हो गया 0.37 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं। लेकिन इस कोवेलेंट रेडियस का एक कैलकुलेशन में एरर भी है। वो क्या एरर है, ये देखिए, यहाँ पर एरर दिखाते हैं आपको। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा न्यूक्लियस। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया और उसका कर दिया हमने आधा, हाफ कर दिया, ये ऐसे, ये किया है। तो एग्जैक्टली हमारी कैलकुलेशन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ये बाउंड्री हम कैलकुलेट कर पाए हैं। बट अगर हम रेडियस को देखें तो रेडियस हमारी कम से कम थोड़ा दूर तो होगी। ये हमारे पास आई कोवेलेंट रेडियस, और एग्जैक्टली ये है एक्चुअल रेडियस। बट हमने जो कैलकुलेट किया वो कोवेलेंट रेडियस किया है, तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियस कोवेलेंट जो हमने कैलकुलेट की है ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से कम कैलकुलेट की है। बट यही मेज़रमेंट का एक मेथड है हमारे पास, क्योंकि हमें हर एटम अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से हम बाकी रेडियस भी निकालेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड किसी भी केस में निकाल सकते हैं जो गैसियस फॉर्म में हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर सिंगल बॉन्डेड एटम, उसको हम कह देते हैं कोवेलेंट रेडियस। दूसरी रेडियस की बात करें तो दूसरी है हमारे पास क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस। क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस। अब ये क्रिस्टल रेडियस कहाँ पर आएगी? क्रिस्टल रेडियस इट इज 1/2 of the distance between the nuclei of two nearest metallic atoms in solid packing. मीनिंग जो हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे आपके पास कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, जिंक मेटल है, लेड मेटल है, टिन मेटल है या कोई भी मेटल है, इनके अंदर हम मेटेलिक रेडियस निकालेंगे। अब मेटेलिक रेडियस कैसे होती है? जितनी भी मेटल होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब मेटल
अपने अंदर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो डिटेल्ड तो इसका थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में होता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है तो हम बताते हैं आपको। तो मेटल आयन है और क्रिस्टल है तो वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होगी। तो ऐसे मेटल आयन एक फिक्स्ड लोकेशन पर जमे हुए हैं। इस टाइप से। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे घूमते रहते हैं, फ्री हैं, लेकिन सरफेस नहीं छोड़ सकते। सरफेस नहीं छोड़ सकते। क्यों छोड़ नहीं सकते? क्योंकि मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तब हम मेटेलिक रेडियस निकालेंगे। अब मेटेलिक रेडियस निकालने का भी मेथड तो पहले वाला ही रहेगा। जो भी नियरेस्ट हमारे पास मेटल हैं उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना है आपने, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का फिर से हाफ कर देना है। तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास मेटेलिक रेडियस। यानी बेसिक काम तो हम सेम कर रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसका हाफ कर रहे हैं। अब मेटल है तो मेटल के केस में मेटेलिक रेडियस, और कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो कोवेलेंट रेडियस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखें यहाँ कॉपर को लेकर, तो कॉपर का जो लैटिस है हमारा Mn+ और Mn+, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारे पास 256 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉपर शुड बी ट्रीटेड एज 256/2, वैल्यू हो गई 128 पिकोमीटर। तो एक बेसिक चीज़ लगा रहे हैं कि जो जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म में रेडियस निकालनी है। क्लोजली एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना और उसका आधा कर देना है। नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास वॉन डेर वाल्स रेडियस। नेक्स्ट है वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब वॉन डेर वाल्स रेडियस हम मेनली तो कैलकुलेट करते हैं किसमें, इन नोबल गैसेस, मेनली इसमें कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम नोबल गैसेस को देखें, जैसे हमने लिया नियॉन और नियॉन, इनको हम कितना भी पास ले आए, सॉलिडिफाई कर दें, तो भी इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग तो होने से रही, टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नहीं है और भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे वैलेंस शेल में देखें ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है। तो हम कितना भी पास ले आए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन रहेगा ही रहेगा, ऐसे। तो ये कभी भी टच नहीं कर सकते और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। तो अब भी बेसिक प्रिंसिपल वही है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है आपने और उसका कर देना है आपने हाफ। ये हाफ कर दिया हमने। तो अब इस केस में इस रेडियस को हम नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, वॉन डेर वाल्स रेडियस। और वॉन डेर वाल्स रेडियस किसी भी तरह के नॉन बॉन्डेड पार्ट में होगा, नॉन बॉन्डेड एटम्स में होगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में ये न्यूक्लियस है, कोई भी वॉन डेर वाल रेडियस के लिए हमने डिस्टेंस ले लिया था यहाँ तक, ये हमने डिस्टेंस लिया था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का हमने क्या किया, हाफ किया है रेडियस निकालने के लिए।
बट एक्चुअल बाउंड्री तो हमारी यहीं तक ख़त्म हो गई, हम कैलकुलेट यहाँ तक कर रहे हैं। तो जो बेसिक रूल है वो तीनों जगह वैलिड है। तो नेचुरल सी बात है कि एक्चुअल रेडियस से हम जो रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो है एक्चुअल रेडियस, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ तक की वैल्यू, सिर्फ इतनी, राइट। हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बट एक्चुअल बाउंड्री है सिर्फ यहाँ तक। ये हमने कैलकुलेशन दूर तक कर ली, तो नेचुरली कोवेलेंट रेडियस is greater than the actual atomic radius। ये हमारी कैलकुलेशन की कुछ एरर्स हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोवेलेंट रेडियस है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है वो सबसे छोटी होगी, मेटेलिक उससे बड़ी होगी, और वॉन डर वाल रेडियस कैलकुलेशन वाइज सबसे बड़ी होगी, राइट। अब ऐसा नहीं कि वॉन डर वाल रेडियस हम सिर्फ नोबल गैसेस में ही काउंट करें, और भी जगह हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिया क्लोरीन और क्लोरीन, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल लेते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये हो गई ओवरलैपिंग क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ये रहा हमारा दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और यहाँ से यहाँ तक का गैप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का गैप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, हाफ, ये हो गई हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। लेकिन ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, अब यहाँ इनके बीच में नॉन बॉन्डेड है, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ना कोवेलेंट बॉन्ड है ना मेटेलिक बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है, और हम क्लोरीन को पास ले आए, बहुत पास ले आए, यानी हमने सॉलिड बना लिया इसको। लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग इस एटम और इस एटम में नहीं होगी। तो अब अगर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, तो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, और ये जो हाफ आएगा इसका नाम होगा वॉन डर वाल रेडियस, इसका नाम होगा वॉन डर वाल्स रेडियस, और ये होगी हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। अब वॉन डर वाल रेडियस की वैल्यू क्लोरीन के लिए आती है लगभग 180 पिकोमीटर, और कोवेलेंट रेडियस आती है लगभग 99 पिकोमीटर। तो देख सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस कितनी कम है वॉन डर वाल रेडियस से। बट क्योंकि क्लोरीन एक कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो हम इसमें मेनली कोवेलेंट रेडियस ही काउंट करेंगे, कोवेलेंट रेडियस ही काउंट करेंगे हमेशा। Always we will count the covalent radius. अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along पीरियड। मतलब हम बात करने वाले हैं अब लेफ़्ट टू राइट। पीरियड मतलब हो गया लेफ़्ट टू राइट का मूवमेंट, लेफ़्ट टू राइट। जैसे हमने लिखा लिथियम, यहाँ लिख दिया हमने बेरिलियम, फिर लिख दिया बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
तो कन्फिग्रेशन में यहाँ 2 1 होगा, यहाँ 2 2 होगा, यहाँ 2 3 होगा, यहाँ 2 4 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 6, 2 7 एंड 2 8 ऐसे है। मीनिंग नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, सेम है, 2 शेल है, 2 ओनली। सभी केसेस में शेल का नंबर सेम है, 2 ही शेल हैं, बस उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस होता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने उसका एटॉमिक नंबर है यानी Z है तो +3 होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, वही Z होगा, वही उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। बट हमें खाली पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना, Z इफेक्टिव लेना है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ Z इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और अगर अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो अप टू फ्लोरीन रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हमने फ्लोरीन तक क्यों कहा? क्योंकि नियॉन के केस में हम दूसरी ही रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉन डर वाल्स रेडियस। अब वॉन डर वाल रेडियस तो एक्सेप्शनली हाई होती है, इसका मतलब ये रेडियस इंक्रीज हो गई। तो डिक्रीज अप टू हैलोजेंस देन फर्दर इंक्रीज। तो लिथियम यहाँ सबसे बड़ा था और फ्लोरीन यहाँ सबसे छोटा था, फ्लोरीन यहाँ सबसे छोटा था। अब नियॉन का अगर हम साइज़ नेचुरली कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? लिथियम से। अब वॉन डर वाल रेडियस यहाँ पर बड़ी है तो नियॉन का साइज़ लिथियम से बड़ा आ जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है अपने पीरियड में। अल्कली मेटल्स अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। कुछ वेरिएशन आएंगे जो बाद में डिस्कस होंगे। तो ये हुआ हमारे पास लेफ़्ट टू राइट। अगर हम डाउन द ग्रुप चलें तो डाउन द ग्रुप चलने में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। Z तो नहीं बढ़ रहा है इफेक्टिवली, लेकिन यहाँ हमारे पास है 1s2 2s1, यहाँ कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ हो जाएगा 4s1, यहाँ हो जाएगा 5s1, यहाँ हो जाएगा 6s1। तो पहले केस में शेल का नंबर सिर्फ 2 है, यहाँ शेल का नंबर 3 है, शेल 4, शेल 5 एंड शेल 6 हो गए। यानी धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और Z इफेक्टिव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब शेल का नंबर बढ़ेगा तो रेडियस तो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने का रीज़न नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस and Z effective remains constant। इस तरीके से डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती जाती है जनरल फॉर्म में।